हिमद्रितुंग शृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती, संप्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। झुको नहीं रुको नहीं, निडर हो अजय बनो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया से होगे और अपनी स्टडी को खूब एंजॉय कर रहे होगे इस रफ्तार बैच में। इस रफ्तार बैच की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं अमित कुमार गौतम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं इस बैच में पढ़ाने वाला हूं इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम में मेनली दो टॉपिक हम कवर करते हैं। एक होता है अपना केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है अपना आयनिक इक्विलिब्रियम। ये सारे के सारे टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कंपटीशन के बारे में सोचें तो हर साल हमें 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस मिलते हैं। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल हम एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे। और इन्हीं क्लासेस के दौरान हम अपने नीट के सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन, मेंस के जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है और इवन एडवांस के भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों को बने रहना है मेरे साथ फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जब आपको समझ में आ जाती हैं तो उन छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी चीजों को समझना काफी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि प्रोसेस क्या होता है। आपने सुना होगा कि प्रोसेस हो रहा है, लेकिन प्रोसेस होता क्या है। तो देखो बेटा, प्रोसेस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी चेंज that occurs in the nature by the changing by the disturbing physical or chemical behavior of a given substance or physical or chemical behavior nature of a given substance। हमें कुछ substance दिया होगा, हो सकता है कि वो जब प्रोसेस कर रहा है तो उसकी या तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टियां चेंज हो या फिर उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टियां चेंज हो। बट ये जो भी चेंज होगा, चाहे वो फिजिकल चेंज हो सकते हैं, चाहे वो केमिकल चेंज हो सकते हैं, ये जो भी चेंज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस हो रहा है। कुछ चेंज हो रहा है मतलब ये कोई प्रोसेस हो रहा है। क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या चेंज हो सकता है, या तो फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, या फिर केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टियां चेंज हो सकती हैं। तो दो तरीके के हमारे पास प्रोसेस हो गए। सबसे पहले जो प्रोसेस है इनको देखते हैं। यहां पे क्या दे रखा है बेटा कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है, एलपीजी गैस है। कहीं से उसमें छोटा सा पिन होल हो गया और वो जो एलपीजी गैस है वो बाहर निकलने लगी। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है क्या इसमें कुछ फार्मूला चेंज हुआ। जब एलपीजी सिलेंडर के अंदर है तब उसका फार्मूला, और जब एलपीजी बाहर आ गई, डिफ्यूजन हो गया बाहर आ गई, फ्यूजन हो गया बाहर आ गई, और जब वो बाहर आ गई तो क्या उसके कोई फार्मूले में चेंज आया, क्या उसका कोई फार्मूला चेंज हुआ। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, एलपीजी आपको पता है मेनली ब्यूटेन है, वो जब सिलेंडर के अंदर थी तब भी वो ब्यूटेन है, और जब वो सिलेंडर के बाहर आ गई तो भी वो ब्यूटेन ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। उसके केमिकल फॉर्मूले में, केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल बिहेवियर में, केमिकल नेचर में कोई भी चेंज नहीं आया है। लेकिन हाँ, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टियां चेंज हुई होंगी। जैसे अंदर जब वो है तो हो सकता है कि उसका प्रेशर ज्यादा हो, और जब वो बाहर आई है तो जूल थॉमसन इफेक्ट के हिसाब से हो सकता है वो ठंडी हो गई हो। तो फिजिकल बिहेवियर चेंज हुआ। दूसरा प्रोसेस देखते हैं, जहां पे लिखा है कि भाई वाटर है किसी हिल टॉप पे, कोई झरना है, पहाड़ के ऊपर पानी है और वो नीचे गिर रहा है वाटरफॉल के थ्रू। अब आप सोचो क्या जब वो ऊपर है और जब वो नीचे आ गया, क्या कोई फॉर्मूले में चेंज हुआ। जो वाटर ऊपर है उसका फॉर्मूला डिफरेंट था, और जो वाटर नीचे आ गया झरने से रोल डाउन होके, उसके फॉर्मूले में कोई चेंज आया। आप बोलोगे सर ये भी कौन सी बात है, कहां चेंज आएगा, उसके फॉर्मूले कहां चेंज आएगा, भाई ऊपर भी वो वाटर है नीचे भी वाटर है। तो क्या हुआ, क्या चेंज आया, क्या कोई केमिकल चेंज आया। जब केमिकल फॉर्मूला सेम है तो केमिकल चेंज तो आ ही नहीं सकता। तो जो चेंज हुआ वो क्या चेंज होगा, हो भाई ऊपर हाइट पे है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, रोल डाउन हो गया नीचे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी। कुछ और भी फिजिकल प्रॉपर्टियां चेंज हो सकती हैं, लेकिन उसके केमिकल बिहेवियर में, केमिकल नेचर में, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आया है। अब अगला लास्ट जो देखते हैं, वाटर आइस की फॉर्म में है, उसको हमने हीट किया और जो
अब आइस था वो मेल्ट हो गया, अब वो आ गया लिक्विड की फॉर्म में, H2O इन आइस एंड H2O इन द लिक्विड। क्या फॉर्मूले में चेंज आया? क्या कोई फॉर्मूले में चेंज आया? ऐसा है कि जब वो आइस था तो दूसरा कंपाउंड था, कोई दूसरा फॉर्मूला था, और जो वो मेल्ट होके लिक्विड बन गया तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो गया। क्या ऐसा होता है? आप फिर से बोलोगे सर क्या बातें कर रहे हो, इतना तो सबको पता है कि यहाँ पे कोई भी केमिकल फॉर्मूले में चेंज नहीं हुआ, कोई भी केमिकल बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। उसका जो केमिकल नेचर पहले था, जैसा केमिकल नेचर, जैसा केमिकल बिहेवियर वाटर का है, सेम केमिकल बिहेवियर वाटर लिक्विड का भी होगा। मतलब केमिकल बिहेवियर में चेंज नहीं हुआ, लेकिन बेटा फिर भी कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही होगा ना, कुछ ना कुछ चेंज हुआ। वो क्या? वो चेंज केमिकल नहीं था, तो वो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई होगी, उसकी एनर्जी कंटेंट चेंज हुई होगी। तो ये बेटा जो तीनों मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ये प्रोसेस तो है, लेकिन इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, बल्कि इनमें क्या चेंज हो रहा है? इनमें फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टियां चेंज हो रही है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस। ये सारे के सारे अपने पास फिजिकल प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। अब कुछ और देखते हैं। अब देखिए फिर से आपके सामने तीन और रिएक्शन आ गई होंगी। पहले में क्या है? वो ही एलपीजी जो सिलेंडर के अंदर थी, अब हमने क्या किया? उसको ऑक्सीजन के साथ जला दिया। ठीक है, एलपीजी मेनली ब्यूटेन होती है, ऑक्सीजन के साथ आप जलाओगे तो क्या बनेगी? जो भी कार्बन है वहां पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो जो एलपीजी थी वो जल गई और उसके बाद उसने CO2 और H2O को बना दिए। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमें एनोड पे मिली ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे मिली हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां पे भी कुछ चेंज हुआ। लेकिन अब लास्ट वाला देखते हैं, कार्बन, कोल, लकड़ी तो नहीं, कोयले का टुकड़ा। कोयले का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, उसको हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ और वो कन्वर्ट हो गया CO2 में। यहां पे क्या चेंज हुआ बेटा? क्या यहां पे फॉर्मूला चेंज हुआ? मतलब रिएक्शन करने से पहले वो कुछ और था और रिएक्शन करने के बाद वो कुछ और बन गया। आप बोलोगे हाँ सर अब बात सही है, रिएक्शन करने से पहले ब्यूटेन है, फॉर्मूला है C4H10, लेकिन रिएक्शन करने के बाद वो बन गया CO2 और H2O। फॉर्मूले में चेंज हुआ, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ, तो ये केमिकल प्रोसेस हुआ, क्योंकि यहां पे गिवन सब्सटेंस की केमिकल बिहेवियर, केमिकल नेचर चेंज हो रहा है। अगली रिएक्शन को देखिए, H2O, पहले कुछ और है, इलेक्ट्रोलिसिस किया और अब वो कुछ और बन गया। पहले था वाटर और अब रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया बेटा? अब रिएक्शन होने के बाद वो बन गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। पहले केमिकल फॉर्मूला कुछ और था, पहले वो कुछ कंपाउंड की फॉर्म में था, बाद में वो बन गया H2 और O2 अपनी एलिमेंटल स्टेट में आ गया, फॉर्मूला चेंज हो गया, केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का चेंज हो गया। तो जब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया, तो वो एग्जाम्पल होगा केमिकल प्रोसेस का। लास्ट वाले में देखो, कोयला है, कोल, अगर प्योर कोल होगा तो उसमें केवल कार्बन होंगे, तो उसको लिखा है C, उसको हमने जला दिया ऑक्सीजन के साथ। तो पहले तो वो कार्बन था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद अब उसका फॉर्मूला चेंज हो गया, अब वो कुछ और हो गया, अब वो हो गया CO2। तो यहां पे भी बेटा जो चेंज हुआ उसको फिजिकल चेंज नहीं बोलेंगे। यहां पे फिजिकल चेंज तो बहुत ही छोटी बात है, यहां पे उसका केमिकल बिहेवियर चेंज हो गया, उसका केमिकल नेचर चेंज हो गया। तो जब केमिकल बिहेवियर चेंज हो, केमिकल नेचर चेंज हो, केमिकल फॉर्मूला चेंज हो, तो उस तरीके के प्रोसेसेस को हम केमिकल प्रोसेस या फिर सिंपली केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना, फिजिकल प्रोसेस को आप फिजिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन केमिकल प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन या फिर सिंपली रिएक्शंस बोलते हैं। तो बेटा देखो, इस अब तक की जो हमने पढ़ा है, जो मैंने आपको समझाया, उसके आधार पे हमने समझा है कि प्रोसेस दो तरीके के होते हैं। एक प्रोसेस वो होते हैं जहां पे केमिकल फॉर्मूला इंटैक्ट रहता है, जहां पे केमिकल फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब केमिकल फॉर्मूला कभी भी चेंज ना हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। और जो नेक्स्ट 3 आपने एग्जाम्पल देखे, उसमें आपने देखा कि
पहले जो चीज हमें गिवन थी वो कुछ और थी, और प्रोसेस होने के बाद वो किसी और में कन्वर्ट हो गई। पहले ब्यूटेन थी, बाद में CO2 और H2O बन गया, पहले वाटर था, बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गई, पहले कार्बन था, बाद में वो CO2 बन गई। इस बार उसका फॉर्मूला चेंज हुआ। तो जब उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा, उसका केमिकल बिहेवियर चेंज होगा। इस तरीके के प्रोसेसेस को हम बोलेंगे केमिकल प्रोसेस, या फिर इसको हम रिएक्शन भी बोल सकते हैं। फिजिकल रिएक्शन मत बोल देना, केमिकल प्रोसेस को रिएक्शन बोल सकते हो, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, लेकिन फिजिकल प्रोसेस को फिजिकल रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोसेस दो तरीके के हो गए, एक हो गया फिजिकल प्रोसेस और एक हो गया केमिकल प्रोसेस। अब थोड़ा सा डिटेल में भी चलते हैं भाई, इनके बारे में हमने समझा है, जब हमने स्टार्ट कर दिया तो भाई खत्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिजिकल प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इस चीज को डिटेल में समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा, थिंक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस से मेरा मतलब क्या है कि आपको यह सोचना पड़ेगा कि वो रिएक्शन, वो जो प्रोसेस है, क्या वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर वापस भी आ सकता है। मतलब क्या वो केवल फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स नहीं जा रहा, या फिर वो फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिवर्स भी जा सकता है। मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन दिमाग आपको अपना लगाना है, ठीक है। हेल्प करने के लिए हुए, लेकिन आपको अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। पहला क्या था? पहला था कि हमारे पास सिलेंडर के अंदर गैस है, पिन होल हुआ, या फिर आप सोच सकते हो गैस परफ्यूम है, या फिर आप सोच सकते हो अपने पास मोर्टीन होता है जो मच्छरों को मारने के लिए हिट होता है, वो है। उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है, हमने स्प्रे किया, गैस बाहर आ गई। मतलब आप बोल सकते हो ये प्रोसेस क्या है? गैस इनसाइड द सिलेंडर, डिफ्यूजन हुआ, गैस बाहर आ गई, गैस आउटसाइड। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने लिख के भी दिखा दिया, आपको रिप्रेजेंट भी कर दिया। दूसरा क्या है कि भाई झरना है, झरने के ऊपर पानी है और पानी अंडर द ग्रेविटी रोल डाउन हुआ और नीचे आ गया, ठीक है। तो वाटर एट हिल टॉप एंड वाटर एट द हिल बॉटम। आपको यह सोचना है किस डायरेक्शन में ये होगा। मैंने एक डायरेक्शन तो बता रखा है, ठीक है। आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है, कैन गैस एंटर इन द सिलेंडर बाय इटसेल्फ। ये जो गैस बाहर आ गई है सिलेंडर से, क्या ये गैस अपने आप सिलेंडर में चली जाएगी? ये सोचना है आपको। सोचना है ये जो वाटर ऊपर से नीचे गिर गया, झरने के नीचे है, क्या वो पानी अपने आप दोबारा से हिल टॉप पे अपने आप पहुंच जाएगा? सोच लो और साथ साथ कमेंट भी करते जाना, ठीक है। क्या ऐसा होगा? आप बोलोगे सर ऐसा नहीं होगा। ये एक कहावत है कि जो बोल दिया वो बोल दिया, ये मर्द की जबान है। जो कहा है वो करेंगे, और जो नहीं कहा है वो तो जरूर करेंगे। खैर वो तो मजाक वाली बात है। बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस जो बेटा मैंने बताया है, जो गैस बाहर निकल आई है, वो अपने आप नहीं जाएगी। जरा सोचो, आपके रूम में कहीं से गैस लीक हो रही है LPG की, वो पूरे रूम में फैल गई, क्या ऐसा होगा? आपने चुटकी बजाई और वो जो पूरे रूम में LPG है वो दोबारा से सिलेंडर में जाके अपने आप भर गई? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा बेटा। एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। गैस अंदर से बाहर तो आ गई, लेकिन बाहर से अंदर नहीं जाएगी। इसी तरीके से सोचो, पानी झरने से ऊपर आया था है और फिर आप गए, बोले बहुत गहरा पानी, अच्छा ऐसा करता हूं थोड़ा सा पानी ऊपर भेजता हूं, 2 चुटकियां बजाई, पानी अपने आप उठा और फिर झरने के ऊपर चला गया। क्या ऐसा हो सकता है? आप अगेन बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो पानी नीचे आ चुका है झरने पे, वो अपने आप ऊपर जाने वाला नहीं है। तो एक डायरेक्शन में तो हुआ, मतलब अंदर से गैस बाहर आ गई, ये आप मानते हो। पानी ऊपर से नीचे आ गया, ये भी आपने मान लिया, लेकिन बाहर की गैस अंदर नहीं जाएगी, ये नहीं होगा। और नीचे का पानी ऊपर नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये एक डायरेक्शन में हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हो रहा है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। तो ये जो बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं, ये वो एग्जाम्पल है फिजिकल प्रोसेस के जो यूनिडायरेक्शनल है। होना तो जानते हैं,
लेकिन वापस होना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जो अपने आप को रिवाइंड नहीं कर पाते, दोबारा से बैक डायरेक्शन में नहीं जा पाते, उन सारे फिजिकल प्रोसेस को हम सिंपली क्या बोलेंगे? उन सारे फिजिकल प्रोसेस को हम सिंपली बोलेंगे फिजिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपका आंसर इसमें हर हाल में क्या आया होगा? हर हाल में आपका आंसर बेटा नो ही आया होगा। ठीक है, आप सभी ने नो ही बोला होगा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, यहां पे हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने फिजिकल प्रोसेस में कुछ ऐसे फिजिकल प्रोसेस पढ़े जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहे थे, जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में होना जानते हैं। जो फिजिकल प्रोसेस केवल एक ही डायरेक्शन में होंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिजिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब फिजिकल प्रोसेस में एक तो हो गया फिजिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। हो गया तो हो गया, वापस तो होएगा ही नहीं। खरीद लिया तो खरीद लिया, वापस नहीं करने वाला मैं। एक बार जो गैस बाहर आ गई, अंदर नहीं जाएगी। तो ये तो हो गए फिजिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो फिजिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो क्या प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है क्या? उसको भी सोचते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो बनाने पड़ेंगे भाई। बिना एग्जाम्पल के तो आप मानोगे ही नहीं। तो फिर से आपको हेल्प करना पड़ेगी, किसकी? अपनी। कैसे हेल्प करनी पड़ेगी? आपको दिमाग चलाना होगा। ठीक है, फोन चलाना इजी है, आपको दिमाग चलाना होगा, सोचना होगा। जैसे मैं बोलूं आप वैसे सोचते चलिए, जैसे मैं बोलूं आपको ऐसी कोई चीज नहीं बनी होगी जो कि समझ में नहीं आएगी। आपको हर पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा अगर आप मेरे साथ बने रहोगे और जैसा मैं बोलूं वैसा करते जाओगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम जो ज्यादा लगेगा ना, ये इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। यही थोड़ा सा टाइम जब आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन के मिलेगा। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए बेटा अपनी पढ़ाई में, अपनी लाइफ के साथ बिग चेंज आएगा, बिगर चेंज आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए अब मैंने क्या किया? जैसे मैंने यहां पे क्या किया है, ये वाटर लिया है। इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया बेटा। एक बाउल है, उसमें वाटर है, और उसको एक ढक दिया। और यहां पे मैंने माना इनिशियली यहां पे नथिंग, यहां पे कुछ भी नहीं है। इनिशियली यहां पे वैक्यूम है। ठीक है, इनिशियली यहां पे कोई भी, मतलब इस यहां पे एयर नहीं है, बस वाटर का बाउल रखा हुआ है, उसमें वाटर है और उसको हमने ढक दिया। यहां पे कुछ भी नहीं है। अब आपको यह पता है बेटा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलिजन करते हैं। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन्स करते हैं। जैसे आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद किसी की एनर्जी बढ़ जाती है, किसी की एनर्जी कम हो जाती है। सारे कोलिजन इलास्टिक होते हैं, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है जब कोलिजन हुआ तो एक की एनर्जी आती, एक की एनर्जी कम थी। जिसकी ज्यादा एनर्जी है उसने अपनी थोड़ी सी एनर्जी उस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दी जिसकी एनर्जी कम थी। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है बेटा, अब आप सोचो यहां पे एक वाटर का पार्टिकल ऐसा है, एक वाटर का पार्टिकल ऐसा है जो सरफेस पे आ चुका है। उसके पीछे भी कई सारे पार्टिकल होंगे, उसके पीछे भी कई सारे पार्टिकल होंगे, और ये पार्टिकल उसको अंदर की तरफ खींच रहे होंगे ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है सरफेस टेंशन भी इसी वजह से आती है। ठीक है, ये पार्टिकल जो अब सरफेस पे आ गया, बाकी सारे पार्टिकल उसको अंदर की तरफ खींच रहे होंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन अगर इस पार्टिकल की, ये जो हम पार्टिकल जो मैंने इस कलर से बनाया है, इस पार्टिकल अगर ये है वेरी हाई एनर्जी, अगर इस पार्टिकल के बाद इस पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, इस पार्टिकल के पास जो एनर्जी है
वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी होने के कारण ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, बाकी सारे पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के, बाकी सारे पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के लिक्विड स्टेट के ऊपर आ जाएगा, मतलब लिक्विड से वेपर बन जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, हमारे पास जो H2O लिक्विड है उसमें से एक पार्टिकल वेपोराइज हुआ और वो लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में आ गया, वेपर स्टेट में आ गया। अब ये पार्टिकल बाहर आ गया, इसके बाद एक और आएगा, हल्के हल्के कुछ और आते जाएंगे, ये प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। उससे क्या होगा, उससे होगा ये बेटा कि अब जो पार्टिकल यहां पे आ चुके हैं, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये पहला था, अब ये सेकंड स्टेप, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अब ये जो पार्टिकल हैं ये दीवार पे जाके टकराएंगे। ध्यान से समझते चलना बेटा, कहानी है, कहानी साइंस, साइंस को हम समझेंगे लेकिन छोटी छोटी कहानियों के थ्रू, उन कहानियों के थ्रू जिनको समझना काफी इजी है, और उन कहानियों से हम बड़ी से बड़ी साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये जो पार्टिकल अभी वेपर स्टेट में है, ये पार्टिकल दीवारों पे जाके टकराएंगे, दीवारों पे जाके टकराएंगे, दीवार को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, अपनी एनर्जी थोड़ी सी दीवारों को ट्रांसफर कर देंगे। जब थोड़ी सी एनर्जी दीवारों को ट्रांसफर कर दी तो उनकी एनर्जी कम हो गई, और जब वेपर स्टेट के पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो किस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। तो इसका मतलब क्या था, पहले तो क्या हो रहा था, पहले तो जो H2O लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा था H2O वेपर्स में, लेकिन हल्के हल्के जो H2O वेपर बन गई वो भी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, लिक्विड में। लेकिन अभी वेपोराइजेशन का रेट ज्यादा होगा, देखो बेटा ज्यादा एरो ऊपर की तरफ बने हुए हैं, वेपोराइजेशन का रेट ज्यादा है, वेपोराइजेशन का रेट ज्यादा है। और जो पार्टिकल वेपर से लिक्विड में आ रहे होंगे उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कम हो रहा है, कंडेंसेशन कम हो रहा है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब समझो हल्के 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 यहां पे वेपर्स के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे होंगे। जब वेपर्स के ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार पे ज्यादा टकराएंगे। तो जब ज्यादा पार्टिकल कंटेनर की दीवार पे टकरा रहे हैं तो ज्यादा कंडेंसेशन होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ विद द टाइम द रेट ऑफ कंडेंसेशन आल्सो इंक्रीजेस। भाई स्टार्टिंग से, प्रारंभ से तो क्या हो रहा था, प्रारंभ से तो केवल एवोपरेशन हो रहा था, वेपोराइजेशन हो रहा था, लेकिन वो जो वेपर्स के मॉलिक्यूल थे वो दीवारों पे जाके टकराने लगे, दीवारों पे जाके वहां पे उनकी एनर्जी लॉस होने लगी और वो कंडेंस होने लगे। पहले वेपर के मॉलिक्यूल कम इकट्ठे हुए थे तो कम टकरा रहे थे, तो कम कंडेंसेशन हो रहा था। अब क्या हो रहा है, वेपर के बहुत सारे मॉलिक्यूल वहां पे इकट्ठे हो चुके हैं, तो बहुत सारे वेपर्स के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो बहुत तेजी से वो कंडेंस हो रहे होंगे। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा, इसका मतलब आपको मैं समझा रहा हूं कि कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा विद द टाइम, कंडेंसेशन विद द टाइम बढ़ता चला जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर पे। ये बात आपने हो सकता है छोटी क्लासेस में पढ़ी हो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन अपनी कांस्टेंट स्पीड से हो पड़ा होगा, ठीक है, वो स्टार्टिंग से एंड तक अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अपनी मस्ती में मस्त है, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, उसका काम है एक ही कांस्टेंट रेट से इवेपोरेट होते जाना। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो अपनी कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, लेकिन पहले कंडेंसेशन कम था, अब कंडेंसेशन बढ़ता जा रहा है। कंडेंसेशन विद द टाइम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे क्या होगा बेटा, एक टाइम के बाद रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ठीक है, देखते हैं उसको। तो देखो बेटा, एक टाइम पे जाके क्या होगा,
अगर यहां पे थोड़ा सा कम बने हुए, मैं ज्यादा बना के देखूंगा। एक टाइम पे क्या हुआ, अगर 1 2 3 4 5 6 6 मॉलिक्यूल अगर पर सेकंड एवोपरेट हो रहे हैं, तो 6 मॉलिक्यूल ही 1 2 3 4 5 6, अगर 6 मॉलिक्यूल एक सेकंड में एवोपरेट हो रहे हैं, तो 6 मॉलिक्यूल ही एक सेकंड में कंडेंस होंगे। एवोपरेशन का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, एवोपरेशन का मतलब था H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था H2O वेपर्स में। इनिशियली तो रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, T इज इक्वल टू 0 पे। यहां पे जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करी थी, T इज इक्वल टू 0 पे, टाइम इज इक्वल टू 0 पे, तो केवल एवोपरेशन हो रहा था, रिएक्शन इरिवर्सिबल थी। दोबारा समझो बेटा, जब T इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया रिएक्शन, उस इंस्टेंट पे केवल वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। रिएक्शन कैसी थी, रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन ये वेपर के पार्टिकल बाहर नहीं जा पाए, वो कंटेनर क्लोज था, कंटेनर की दीवारों पे ही टकरा गए और टकरा के दोबारा से कंडेंस हो गए। तो अब जैसे ही फर्स्ट टाइम वेपर का मॉलिक्यूल कंडेंस हुआ, रिएक्शन आ गई बैक डायरेक्शन में। फर्स्ट टाइम जब कंडेंसेशन हुआ तो रिएक्शन आ गई अपनी बैक डायरेक्शन में। तो अब आप देखो, उस इंस्टेंट के बाद एवोपरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, एवोपरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन, ये जो प्रोसेस है, ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और ये प्रोसेस बैकवर्ड भी जा रहा है। ऐसा कोई प्रोसेस जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, ऐसा कोई प्रोसेस जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल, जो रिवर्स भी हो सकता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या था, ये रिवर्स का उल्टा है, जो रिवर्स नहीं हो सकता है वो इरिवर्सिबल। लेकिन यहां पे एवोपरेशन के साथ साथ, वेपोराइजेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी होने लगा, तो ये प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में भी जाने लगा। अगर ये प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। देखते हैं, इफ वी हैव वाटर इन द क्लोज कंटेनर, इनिशियल बात हो रही है बेटा, ओनली वेपोराइजेशन अकर्स, ओनली वेपोराइजेशन अकर्स। आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन आल्सो स्टार्टेड, और उस पॉइंट के बाद जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, प्रोसेस अकर्स इन बोथ द डायरेक्शन। प्रोसेस जो है वो दोनों ही डायरेक्शंस में होने लगा। अगर ये दोनों डायरेक्शन में होने लगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिजिकल रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे फिजिकल रिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत शॉर्ट में आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं। फिजिकल प्रोसेस दो तरीके के थे, एक प्रोसेस वो जो कि रिवर्स नहीं होते थे, उसको बोला फिजिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक प्रोसेस वो जो कि रिवर्स हो जाते थे, उसको बोला फिजिकल रिवर्सिबल प्रोसेस। और डिटेल में जाते हैं और इसकी बाल की खाल निकालते हैं। बाल की खाल कैसे निकालेंगे भाई, इनिशियली व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो क्या हुआ, केवल वाटर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था वेपर में। लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़े से टाइम के बाद बेटा क्या हुआ, से टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, एवोपरेशन तो कांस्टेंट रेट्स हो रहा है, थोड़े से टाइम के बाद कंडेंसेशन भी होने लगा। रिएक्शन क्या बन गई, रिएक्शन बन गई रिवर्सिबल। रिएक्शन कैसी बन गई बेटा, प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल। बट अगर हम सफिशिएंट टाइम दें, उसको छोड़ दें लंबे समय के लिए, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, अगर हम उसको सफिशिएंट टाइम दें बेटा, तो क्या होगा, मैंने आपको समझाया था, पहले केवल एवोपरेशन हो रहा था, हल्के हल्के वेपर्स के पार्टिकल बढ़ते जा रहे थे, तो कंडेंसेशन भी होता जा रहा था, और विद द टाइम कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा।
एक टाइम पे मैंने आपको बताया था कंडीशन ऐसी आएगी, अगर 6 पार्टिकल लिक्विड के वेपर स्टेट में जाते हैं 1 सेकंड में, तो 6 पार्टिकल ही वेपर के लिक्विड स्टेट में आएंगे 1 सेकंड में। मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होगा, जिस रेट से एवोपरेशन हो रहा है एग्जैक्टली उसी रेट से कंडेंसेशन होगा। यहां पे आप बोल सकते हो रेट ऑफ एवोपरेशन, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्रोसेस है। रेट ऑफ एवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब बेटा इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना, जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। क्या बोलने जा रहा हूं? मैं बोलने जा रहा हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्पेशल कंडीशन आ गई। रिवर्सिबल रिएक्शंस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक स्पेशल कंडीशन आ गई। क्या थी वो स्पेशल कंडीशन? वो स्पेशल कंडीशन है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर हो गया। दोबारा बोलता हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्पेशल कंडीशन आ गई। क्या है वो कंडीशन? रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्पेशल कंडीशन आ गई जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाए, उस समय इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। दोबारा बोलता हूं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन में जरूरी नहीं है हर रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट बराबर हो। रिवर्सिबल का मतलब, जब भी मैं बोलूं बेटा रिवर्सिबल, आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि सर फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है। रेट के बारे में मैंने कोई आइडिया नहीं दिया। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक स्पेशल कंडीशन आती है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। When the rate of forward direction becomes equal to the rate of backward direction, that condition is called equilibrium condition। क्योंकि ये equilibrium फिजिकल प्रोसेस में सेटअप हुआ। ये केमिकल रिएक्शन तो कोई हो ही नहीं रही ना, सारा का सारा हम बात तो फिजिकल प्रोसेस की कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में एस्टैब्लिश हुआ। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द ईच अदर, दैट इज द कंडीशन ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा एक ग्राफ जल्दी से हम सोचते हैं। ये ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम का। किसके लिए? वाटर के एवोपरेशन के लिए। देखो बेटा एक चीज आपने ध्यान दी होगी, मैंने बहुत ही एक मजेदार बात बोली थी, एक बहुत रहस्यमय बात बोली थी। वो रहस्य ऐसा नहीं, आपको नहीं पता है कि मैं बता चुका हूं। मैंने बोला था एवोपरेशन का रेट केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एवोपरेशन कांस्टेंट रेट से ही हो रहा होगा। तो रेट ऑफ एवोपरेशन हमेशा कांस्टेंट रेट से हो रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? जहां पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो पहले से ही वो जो एवोपरेशन है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। उसको किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं, उसका काम है भैया कांस्टेंट रेट से होते रहो। लेकिन इनिशियली जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी, उस समय जरा मुझे आप कंडेंसेशन के बारे में बता सकते हो? इनिशियली तो कंडेंसेशन था ही नहीं। जब इनिशियली कंडेंसेशन नहीं था तो उसका रेट कितना होगा भाई? उसका रेट 0 ही तो होगा। जब इनिशियली कंडेंसेशन हो ही नहीं रहा था तो रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना आएगा? 0। तो मैंने 0 पे टिक कर दिया। फिर हल्के 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 विद द टाइम वेपर्स के मॉलिक्यूल बढ़ने लगे और वो दीवारों पे ज्यादा टकराते थे तो ज्यादा कंडेंसेशन हो रहा था। हर बार वेपर्स के मॉलिक्यूल और ज्यादा हो गए, कंडेंसेशन और ज्यादा हुआ। मतलब विद द टाइम द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो विद द टाइम देखो बेटा रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसको मैं लिख दूंगा पहले यहीं पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जहां पे क्या हो रहा है? जहां पे वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अब ये रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी ना कभी जाके ये रेट ऑफ एवोपरेशन के बराबर हो गया।
इस पॉइंट पे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एवोपरेशन के बराबर आ गया। और इस पॉइंट को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद बेटा क्या आ गया? इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम आ गया। इस टाइम को आप बोल सकते हो टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश होने के लिए इतना टाइम लगा। आई होप आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने एक और एग्जाम्पल पे, जिससे हम फिजिकल प्रोसेस को समझेंगे। यहां पे क्या है? NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, और यहां पे मैं एक डाटा एज्यूम करके चलता हूं, केवल एज्यूम करता हूं। ठीक है बेटा, क्या डाटा एज्यूम करता हूं कि 1 लीटर वाटर में 1 मोल NaCl डिसॉल्व कर सकते हैं। एज्यूम करना है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये तो सॉलिबिलिटी होगी नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? कि 1 लीटर वाटर में हम 1 मोल NaCl डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl है दैट कैन बी डिसॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा यहां पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे हाथ में है 0.5 मोल NaCl। यहां पे 1 लीटर पानी रखा हुआ है, मेरे हाथ में 0.5 मोल NaCl। हाथ में कितने हैं? 0.5 मोल। सोल्यूशन में कितने हैं? अरे सोल्यूशन में तो अभी मिलाया ही नहीं, मेरे हाथ में ही तो है, हाथ में है सॉलिड NaCl, सोल्यूशन में तो मैंने मिलाया नहीं, तो सोल्यूशन में कितना होगा? 0 है। अब मैंने वो छोड़ दिया हाथ से। जब मैंने हाथ से छोड़ दिया तो मेरे हाथ में NaCl अब कितना है? 0। वो जाके गिरा पानी में, पानी में वो टूट गया Na पॉजिटिव और Cl माइनस में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो पानी में Na पॉजिटिव के कितने मोल होंगे? आप बोलोगे सर 1 मोल ऑफ NaCl प्रोवाइड 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस। तो अगर पानी में 0.5 मोल NaCl मिलाया है तो वाटर में 0.5 मोल NaCl के, Na पॉजिटिव के होंगे और 0.5 मोल Cl माइनस के होंगे। अगला मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया? मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया? आप बोलोगे नहीं, नहीं हुआ सर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 1 मोल। 1 मोल हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने 1 मोल डिसॉल्व नहीं किया, हमने केवल 0.5 मोल डिसॉल्व किया है। मतलब ये सॉल्यूशन अभी भी अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा NaCl डिसॉल्व किया जा सकता है। ओके, मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब मैं ऐसा करता हूं, जरा मेरे हाथ में है 0.25 मोल या फिर 0.3 लेता हूं, कुछ ऐसा डाटा लेते हैं। 0.3 मोल NaCl मेरे हाथ में है। वाटर में कितना है? जल्दी बताओ, वाटर में कितना है? वाटर में 0 है? नहीं, वाटर में ऑलरेडी 0.5 मोल Na पॉजिटिव का है और वाटर में ऑलरेडी 0.5 मोल Cl माइनस का है। तो वाटर में Na पॉजिटिव है 0.5 मोल और वाटर में Cl माइनस है 0.5 मोल। हाथ में मेरे कितना है NaCl? 0.3 मोल। हाथ से छोड़ दिया, हाथ से मैंने NaCl छोड़ दिया, हाथ में NaCl कितना रह गया? 0 मोल। वाटर में जाके कितना बन गया? भाई वाटर में 0.5 मोल Na पॉजिटिव का पहले से था और 0.3 मोल यहां से आ गया। कितना हो गया? वाटर में अब हो गया Na पॉजिटिव 0.8 और Cl माइनस भी हो गया 0.8। मैंने फिर से पूछा, बताओ बेटा, क्या अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया? क्या इसमें मैं अब NaCl और भी डिसॉल्व कर सकता हूं? क्वेश्चन मेरा यही है। तो आप फिर से बोलोगे सर अभी भी ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ, क्योंकि भाई उसमें 1 मोल, आपने खुद ही तो बोला था कि उसमें 1 मोल डिसॉल्व कर सकते हैं, अभी तो आपने 0.8 मोल ही डिसॉल्व किया। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। तो अब मैं ऐसा करता हूं, अब मैं लेता हूं 0.2 मोल। अब मेरे बेटा हाथ में है NaCl 0.2 मोल। नीचे जो सॉल्यूशन है उसमें कितना है? आप बोलोगे सर उसमें ऑलरेडी 0.8 मोल है Na का और 0.8 मोल है Cl माइनस का। आप हाथ से छोड़ो, है मैंने हाथ से और सॉल्यूशन में कितना है वो भी लिख लेता हूं, 0.8 Na पॉजिटिव है और 0.8 Cl माइनस है। अब आपने बोला सर हाथ से छोड़ो, मैंने हाथ से छोड़ दिया, हाथ में कितना रह गया? 0 मोल। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, 0 मोल है। अब वो 0.2 मोल जब सॉल्यूशन में जाके गिरा तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी 0.8 मोल थे, 0.2 मोल और आ गए, तो Na पॉजिटिव के मोल कितने होंगे? आप बोलोगे सर आप Na पॉजिटिव के मोल हो गए 1 और Cl माइनस के मोल हो गए 1। अब आप बोलोगे सर अब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, अब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि उसमें और ज्यादा
NaCl को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। अब वो सॉल्यूशन कैसा है? अब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। बात भी सही है भाई, मैंने खुद ही तो बोला था, पहले मैंने आपको खुद ही तो बोला था, एज्यूम 1 मोल of NaCl can be dissolved in 1 liter of H2O। ये तो मैंने खुद ही बोला था ना, तो सही बात है। अब आपने मुझे बता दिया कि सर अब मैक्सिमम मोल जितने आप डिसॉल्व कर सकते थे वो हो गए। मैंने भी मान लिया कि हाँ भाई मैक्सिमम मोल जितने भी डिसॉल्व हो सकते थे वो हो गए, ठीक है, मैंने मान ली आपकी बात। फिर मैंने बोला अच्छा बेटा देखो ये मेरे पास वही सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कितना है? ये है 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl का होगा, और हमें बोलना चाहिए कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब आपको पता होगा छोटी क्लासों से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। पेट भर गया, 10 रोटियां खाता हूं मैं, अब 10 रोटियां खा चुका हूं, अब और ज्यादा भैया गुंजाइश नहीं है कि मैं खा सकूं। ठीक है, जब तक 8 थी अनसैचुरेटेड था 2 और खा सकता, लेकिन अब तो पूरा हो गया ना, 1 मोल का 1 मोल आ गया, जितनी कैपेसिटी थी उतना आ गया अंदर, अब नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ये सॉल्यूशन है सैचुरेटेड, और आप मुझसे बोल रहे हो इसमें NaCl डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। दोबारा बोलता हूं बेटा, एक एक लाइन पे बहुत ज्यादा सोचना। मैंने बोला ये सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड, इसमें और ज्यादा NaCl डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। आपने बोला यस सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सॉल्यूशन है सैचुरेटेड, इसमें और ज्यादा NaCl डिसॉल्व नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, बैठेंगे यहीं पे, बैठेंगे और देखेंगे। मैंने क्या किया, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने देखा होगा, अगर आपकी जो बैकग्राउंड है वो थोड़ी सी गांव की होगी तो आपको पता होगा पहले जो नमक आते थे वो डेरे आते थे, बड़े बड़े आते थे, उसको हम सिलबट्टे पे पीसते थे, ठीक है, वो उस तरीके का नमक आता था पहले। तो मैंने क्या किया, जब ये सैचुरेटेड हो गया तो मैं एक नमक का बहुत बड़ा टुकड़ा लाया और उसमें वो नमक का टुकड़ा डाल दिया, उसमें वो नमक का बहुत बड़ा टुकड़ा डाल दिया, और मैंने आपको बोला कि देखो बच्चों आपने बोला है कि ये डिसॉल्व नहीं होगा, आप बोल रहे हो और ज्यादा NaCl डिसॉल्व नहीं होगा, आपने ये बोल दिया मुझसे, ध्यान रखना इस बात को, मैंने पकड़ ली आपकी बात कि आपने मुझसे कहा और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, और मैंने ये NaCl का टुकड़ा डाल दिया। और फिर उसको बेटा अगर हम 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद देखें तो क्या लगता है, ये NaCl का टुकड़ा आपको वैसे ही दिखाई देगा। अब ये सोचने वाली बात है, करने वाली बात है, आप अपने घर में कर लेना आराम से, लेकिन थोड़ा सा लैब में करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, 1 दिन के बाद देखते हैं। तो क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हो अब सर NaCl डिसॉल्व नहीं होगी, इसका मतलब वो टुकड़ा वैसे का ही वैसा रहना चाहिए, डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन आप में से कई सारे बच्चे इसको अगर एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे और देखो ये क्या होता है, तो आपको पता चलेगा जब हम उसको 1 दिन बाद देखेंगे तो ये जो इतना बड़ा टुकड़ा था ये उसी शेप में नहीं रहता, बल्कि यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे NaCl जो मिलेगा वो आपको उस कंटेनर के बॉटम पे बिखरा हुआ मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। अब बड़ी अजीब बात हो गई यार, अभी तो आप बोल रहे थे सर ये तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, और जब हमने 1 दिन के बाद देखा तो वो NaCl का टुकड़ा तो गायब हो गया था, वो तो दिखाई नहीं, बल्कि हमें पूरे ही उस बर्तन के बॉटम पे थोड़ा व्हाइट मटेरियल सा बिखरा हुआ सा दिखाई दिया। तो ये बड़ी बात, अजीब बात हो गई। अभी तो आप बोल रहे सर डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये कैसे डिसॉल्व हो गया? हमने बोला कि 1 लीटर वाटर में 1 मोल ही NaCl डिसॉल्व कर सकते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब NaCl मिलाया तो वो डिसॉल्व कैसे हो गया, वो डिसॉल्व कैसे हो गया? तो बेटा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अप टू द सैचुरेशन पॉइंट, अप टू द सैचुरेशन पॉइंट। इसको हम आगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझेंगे, अप टू द सैचुरेशन पॉइंट। ये जो सॉल्ट की रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल NaCl वाली रिएक्शन है, ये जो सॉल्ट की रिएक्शन है जो कि टूट रहा था Na पॉजिटिव एक्वस और Cl माइनस में एक्वस,
अप टू द सैचुरेटेड पॉइंट ये रिएक्शन इरिवर्सिबल थी। ये रिएक्शन कैसी थी बेटा? ये रिएक्शन इरिवर्सिबल थी। याद रखना, अप टू द सैचुरेशन पॉइंट सॉल्ट के लिए जो रिएक्शंस होती हैं, सॉल्ट के लिए जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी थी? वो इरिवर्सिबल रिएक्शन थी। लेकिन अगर सैचुरेटेड पॉइंट के बाद अगर मैंने और ज्यादा NaCl डिसॉल्व किया, इफ वी एड more salt in saturated solution, more salt in saturated solution। एक बार हमने जब बेटा ज्यादा मिला दिया तो क्या हो गया? अब ये जो NaCl सॉलिड हमने मिलाया था, एक्चुअली में ये टूट टूट के एक्वस स्टेट में जा रहा था, और जो एक्वस स्टेट में Na पॉजिटिव और Cl माइनस थे वो जुड़ जुड़ के प्रेसिपिटेट बना रहे थे। दोबारा समझाता हूं बेटा, सैचुरेशन पॉइंट के बाद हुआ क्या? सैचुरेशन पॉइंट के बाद अब वहां पे रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। रिवर्सिबल होगी मतलब क्या? अगर 4 NaCl सॉलिड स्टेट से एक्वस स्टेट में जा रहे थे तो एक्वस स्टेट के 4 NaCl सॉलिड स्टेट में भी आ रहे थे। मतलब जिस रेट से NaCl डिसॉल्व हो रहा था उसी रेट से NaCl प्रेसिपिटेट हो गया। तभी तो क्या हुआ, ये जो NaCl का इतना बड़ा टुकड़ा था ये हमें डिसॉल्व मिला, ये हमें बिखरा हुआ मिला। क्यों? क्योंकि एक बार सैचुरेशन पॉइंट आ गया उसके बाद वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया कि अप टू द सैचुरेशन पॉइंट जो सॉल्ट है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन एक बार सैचुरेशन पॉइंट आ जाए उसके बाद सॉल्ट रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं। और होगा क्या यहां पे? जिस रेट से वो डिसॉल्व हो रहा है उसी रेट से वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। जिस रेट से NaCl वाटर में डिसॉल्व हो रहा है उसी रेट से जो वाटर में Na पॉजिटिव और Cl माइनस है वो NaCl बना रहे हैं। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज द बैकवर्ड रिएक्शन। डिसोल्यूशन फॉरवर्ड रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन बैकवर्ड रिएक्शन है। और इस पॉइंट पे क्या हुआ? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ NaCl बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl। दोनों के ही रेट बराबर हो जाते हैं। और किसी भी प्रोसेस में जब दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये भी बेटा एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। यहां पे क्या हो गया? आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ डिसोसिएशन लिख सकते हैं इसको। रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब आपको याद रखना है बेटा कि फिजिकल इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश होते हैं। कितने टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम होते हैं उसको समझते हैं हम अपनी स्लाइड में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, इस इक्विलिब्रियम को क्या नाम दें? ये इक्विलिब्रियम है लिक्विड और वेपर में, इसीलिए इसको बोलेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया। जरा मुझे बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नाम बताते चल रहा बेटा। फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? जब लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एवोपरेशन। एवोपरेशन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया एवोपरेशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया एवोपरेशन। जरा बेटा बताओ मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? जब H2O वेपर
दोबारा से लिक्विड बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन को यहां पे मैं नाम दूंगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और यहां पे भी क्या हुआ? रेट ऑफ एवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब जरा दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। दूसरा वाला कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बेटा? ये देखो सॉलिड और लिक्विड के बीच में, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। जरा बताना फॉरवर्ड प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो बेटा आपको पता है इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग। और फ्यूजन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है बेटा। तो यहां पे इक्विलिब्रियम में क्या होगा? रेट ऑफ फ्यूजन, रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, ये बात आ जाएगा। अब ये थर्ड टाइप का इक्विलिब्रियम देखते हैं। ये होगा सॉलिड वेपर्स, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ये होगा अपना सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। जरा बताओ बेटा फॉरवर्ड प्रोसेस को क्या बोलेंगे जल्दी से? फॉरवर्ड प्रोसेस में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए वेपर में तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। ये हो गया अपना सब्लिमेशन। फॉरवर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जरा बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन को बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम बच्चों को पता होता है कि वेपर्स, कई बच्चों को पता भी होता है लेकिन जुबान पे नाम नहीं आता। वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है सॉलिड में, सोच लो क्या नाम होगा जब वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है सॉलिड में? इसको क्या बोलेंगे? वेपर्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। आपने एरोप्लेन में से जो धुआं निकलता है वो टेल देखी है ना, वो इस प्रोसेस के थ्रू बनी होती है। अपने जो रेफ्रिजरेटर में जो बर्फ जमा होता है ना फ्रीजर में, उसको हटाने के लिए एक बर्फ बटन होता है, देखना मम्मी से पूछना। रेफ्रिजरेटर में जो अपना फ्रीजर होता है उसमें एक बर्फ जम जाती है अपने आप, तो बहुत सारी बर्फ को हटाने के लिए एक बटन होता है। उस बटन को क्या बोलते हैं? बहुत सारे बच्चों को याद आ गया, उस बटन को बोलते हैं डीफ्रॉस्ट। उस बटन को क्या बोलते हैं? डीफ्रॉस्ट। डीफ्रॉस्ट का मतलब क्या है भाई? जो आइस फ्रॉस्टिंग के थ्रू जुड़ी हुई है, जो जमी हुई है, उसको रिमूव करना। फ्रॉस्टिंग क्या होता है? जब वेपर्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग के थ्रू जो आइस जमी होगी उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डीफ्रॉस्टिंग। इसीलिए आपके रेफ्रिजरेटर में एक डीफ्रॉस्ट का बटन होता है जो ये बताता है कि जो आइस फ्रॉस्टिंग के थ्रू जमा है हम उसको रिमूव कर देंगे। तो याद रखना बेटा, जब वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो सॉलिड में तो इसको हम बोलते हैं फ्रॉस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फ्रॉस्टिंग। तो ये अपना हो गया सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। आप सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम भी इसको बोल सकते हो। फोर्थ इक्विलिब्रियम देखते हैं। ये अपना क्या है? ये अपना सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बेटा इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, जैसे NaCl सॉलिड और NaCl एक्वस। तो फॉरवर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड प्रोसेस में शुगर डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। फॉरवर्ड प्रोसेस में जो शुगर है वो डिसॉल्व हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में बताना जरा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा प्रेसिपिटेशन। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। अब CO2 गैस को हमने वाटर में पास किया और CO2 एक्वस बन गई। वाटर में पास किया CO2 गैस को और वो एक्वस बन गई। तो क्या बोले इसको? जब CO2 गैस को, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, लिम्का, थम्स अप, पेप्सी, कोक, इन सब में CO2 होती है। कार्बोनेटेड बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक कहलाते हैं बेटा ये, कार्बोनेटेड बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि हम उसमें CO2 डिसॉल्व करते हैं।
तो जब हमने CO2 पास करी, CO2 वाटर में डिजोल्व हो गई। जब CO2 वाटर में डिजोल्व हो गई तो भाई वाटर में डिजोल्व हो गई ना, कुछ चीज वाटर में डिजोल्व हो गई, तो फॉरवर्ड प्रोसेस को तो डिफाइन करना बहुत ही अच्छा। इसका मैं नाम देख देता हूं, ये होगा अपने पास फिफ्थ टाइप का, जिसको हम बोलेंगे गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, जिसको हम क्या बोलेंगे, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। जरा सोच के बताओ बेटा, फॉरवर्ड प्रोसेस को मैंने आपको बता दिया भाई, फॉरवर्ड प्रोसेस में तो वो डिसॉल्व हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे डिसोल्यूशन। गैस डिसॉल्व हो गई, इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। ये लास्ट अब जो आया ये मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि बेटा हर बार जब भी मैं पढ़ाता हूं तो ये बच्चों से पूछता हूं और मतलब रेयरली ही कोई आंसर दे पाता है। ये प्रोसेस कौन सा है जिसमें CO2 गैस जो कि डिसॉल्व है वो बाहर आ रही है। जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक का कैप खोला, आपने देखा होगा बबल्स निकलने लगते हैं, थम्स अप में से, पेप्सी में से बबल्स निकलने लगते हैं, कोक में से बबल्स निकलने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग बियर खोलते हैं, शैंपेन खोलते हैं, उसमें से भी बहुत सारे बबल्स निकलने लगते हैं। उसको हटा दो, बियर और शैंपेन को हटा दो, हम कोल्ड ड्रिंक तक अपनी बात को रखते हैं। तो जैसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक खोली, कोल्ड ड्रिंक के अंदर से बबल्स निकलने लगे। वो बबल्स किसके? जो CO2 वाटर में डिसॉल्व है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। क्या बोला बेटा? जो CO2 वाटर में डिसॉल्व है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब मुझे बताओ उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब CO2 या फिर कोई भी गैस जो वाटर में डिसॉल्व है वो बाहर आने लगे, उसको क्या बोलेंगे? कहीं मतलब अब आप लोगों ने हो सकता है देख लियो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इसके लिए बोलते हैं एफरवेसेंस। इसको बोलते हैं एफरवेसेंस। जब CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है, या फिर कोई भी गैस, जनरल प्रोसेस है, कोई भी गैस बाहर आ रही है लिक्विड से, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एफरवेसेंस। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको आई थिंक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जरूर नया मिला होगा आज के इसमें, याद रखना। और ये अपना होता है लास्ट टाइप का फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट एक साथ प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस इक्विलिब्रियम। तीनों स्टेट एक साथ प्रेजेंट होती हैं और तीनों स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं, जिस पॉइंट पे ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर की बात हो रही है इसलिए मैंने ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, तो बेटा ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट, तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो देखो अब हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सारा पढ़ लिया। मैंने आपको फिजिकल प्रोसेस समझा दिया, फिजिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस समझा दिया, फिजिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बाद फिजिकल रिवर्सिबल प्रोसेस समझा दिया। फिजिकल रिवर्सिबल प्रोसेस में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाए तो उस केस में उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ये भी समझा दिया। और टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, कितने टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, इसको भी समझा दिया। तो अब हमें क्या करना है? ऑब्वियसली जब फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने खत्म कर लिया तो अब चलते हैं अपने केमिकल प्रोसेस। तो अब कुछ केमिकल प्रोसेसेस के बारे में या फिर केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी समझ लिया जाए। फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल रिवर्सिबल और फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों चीजें हमें समझ में आ चुकी होगी। फिर से आपको थोड़ा सा सोचना है। क्या मैंने यहां पे कुछ प्रोसेस फिर से लिखे हुए हैं, और जैसे आपने पहली बार हेल्प करी थी मेरी चीजों को समझने में, उसी तरह से आपको फिर से हेल्प करनी है, मेरी भी हेल्प करनी है, अपनी भी हेल्प करनी है, दोबारा से चीजों को समझने में। यहां पे मैंने कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं और आपको फिर से उनके डायरेक्शन के बारे में सोचना है। जैसे पहले वाला प्रोसेस नया नहीं है, पहले मैंने बता चुका हूं। ठीक है, पहले वाले प्रोसेस में एलपीजी है, ब्यूटेन जो मेनली होती है, उसको हमने जला दिया ऑक्सीजन के साथ, और जो कार्बन था वो CO2 में कन्वर्ट हो गया, जो वहां पे हाइड्रोजन था वो
वाटर में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन हो गई, स्वाहा, सब स्वाहा हो गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, वाटर जो था अब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में बट गया, हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ये भी हो गया। फिर कोयला लेके आए, कोयला लेके आए, उसको भी जला दिया, साहब ये भी जल गया। ठीक है, तो अब हमें ये सोचना है कि क्या ये जो एलपीजी आप जला चुके हो, ये जो आप एलपीजी जला चुके हो और जलाने के बाद उसको CO2 और H2 में कन्वर्ट कर चुके हो, क्या ये CO2 और H2 फिर से मिलके एलपीजी में कन्वर्ट हो जाएंगे? इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द ब्यूटेन फ्रॉम द CO2 एंड H2 बाय इटसेल्फ? क्या अपने आप हो जाएंगे? या फिर क्या लगता है कि ये जो कोल को जला के आपने ऑक्सीजन बनाई थी, ये CO2 फिर से आपको कार्बन और ऑक्सीजन देगा? मतलब CO2 गैस है, आपने पहले कोयले को लिया ऑक्सीजन के साथ उसको जला दिया और आपने उसको CO2 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो बनी हुई CO2 है, क्या ये फिर से आपको कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी? क्या लगता है, ऐसा होगा? या फिर जो आपने वाटर हमें नेचर में मिला हुआ है एज अ गिफ्ट, उस वाटर को हमने तोड़ दिया और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोबारा से फिर से मिलके अपने आप ही वाटर में कन्वर्ट होगी? आप सबका आंसर 110% नहीं ही आया होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो रिएक्शंस है, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं, सिंपली रिएक्शन बोल सकते हैं, तो ये जो रिएक्शंस है ये केवल यूनिडायरेक्शन रिएक्शन है, केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही है। और ऐसी रिएक्शन जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई केमिकल प्रोसेस भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होगा इरिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी होगी केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या हमें जरूरत पड़ी इसकी? जब भी हमने किसी रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में कराया तो हमने देखा वो रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती। मतलब रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी होते हैं, लेकिन रिएक्टेंट कभी पूरा खत्म नहीं होता। क्या मतलब? जैसे मान लो मैंने 1 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ HBr लिया और रिएक्शन खत्म होने के बाद मुझे 2 मोल HBr के मिलने थे। 1 मोल H2 का लिया, 1 मोल Br2 का लिया, शायद मैंने HBr बोल दिया था पहले। 1 मोल H2 का लिया, 1 मोल Br2 का लिया, और मुझे पता है कि भाई जब इनकी रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो मुझे 2 मोल HBr के मिलेंगे। रिएक्शन करनी स्टार्ट करी, क्लोज कंटेनर था, रिएक्शन हो रही है, Br2 का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद चेक किया, फिर 1 घंटे के बाद चेक किया, फिर 10 घंटे के बाद, फिर 12 घंटे के बाद, फिर 2 दिन के बाद, फिर 4 दिन के बाद, फिर 10 दिन के बाद, अरे कभी वो रिएक्शन खत्म ही नहीं हुई। कंटेनर में हर हाल में H2 और Br2 बची गया, मतलब वो पूरी तरीके से रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात आ गई। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी उसको समझते हैं। Whenever a reaction occurs in the closed container, reaction never goes for the completion. जब भी किसी रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में कराया तो वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, रिएक्शंस रिएक्टेंट आर स्टिल प्रेजेंट इन द कंटेनर बट दे आर नॉट अपीयर टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। H2 और Br2 अभी भी कंटेनर में है और ऐसा लग नहीं रहा कि H2 और Br2 मिलके HBr बना रहे हैं, क्योंकि H2 और Br2 हमेशा ही है, आज भी है, कल चेक किया कल भी थे, परसों भी है, मतलब 10 दिन के बाद चेक करूंगा तो भी वहां पे H2 और Br2 मिल जाएगा। मतलब रिएक्टेंट के वो जो कंटेनर है उसमें अभी तक रिएक्टेंट है, अभी तक हमारे पास रिएक्टेंट है, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो प्रोडक्ट में HBr में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई, रिएक्शन हो ही नहीं रही। ठीक है, तो ये चीज दिक्कत आ रही है। अब इसको समझते हैं होगा कैसे बेटा। देखो, ये रिएक्शन कराने के लिए आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। भाई H2 और Br2 लिया आपने, उसको हीट करना स्टार्ट किया। अब ये तो है बेटा मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल,
मे बी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में कि मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, आपको उसको एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स को एटम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे मॉलिक्यूल्स को आप एटम में? मैंने H2 और Br2 ये दो मॉलिक्यूल लिए। मॉलिक्यूल तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैंने उनको बॉन्ड तोड़ने के लिए, उनका बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दी। X एनर्जी दी यहां पे और Y एनर्जी दी यहां पे। ये जो X है ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH है, आपने अभी थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा है। व्हाट इज X? X इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। व्हाट इज द Y? Y इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br सिंगल बॉन्ड Br। तो मैंने उस रिएक्शन में सबसे पहले एनर्जी सप्लाई करी कितनी? X प्लस HY। जब मैंने इतनी एनर्जी सप्लाई करी तो वो कन्वर्ट किस में हो गए? अब वो कन्वर्ट हो गए एटम्स में। अब जो मॉलिक्यूल थे वो टूट गए और वो कन्वर्ट किस में हो गए? अब वो कन्वर्ट हो गए एटम में। और आपको पता है कि एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपके पास मॉलिक्यूल भी दिया हो तो आपको मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो X प्लस Y एनर्जी देने के बाद अब वो मॉलिक्यूल्स एटम्स में कन्वर्ट हो गए और एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो आपने जो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी दी, जो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी दी मॉलिक्यूल्स को, ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट स्टेप में आपने एनर्जी दी, क्यों दी? मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। फर्स्ट स्टेप में आपने X प्लस Y एनर्जी दी मॉलिक्यूल्स को ताकि वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये एनर्जी को क्या बोलेंगे? इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? इस एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब भाई वो एटम बन चुके हैं, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे बॉन्ड बना। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे बॉन्ड बना। एक बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, एक बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज कितनी हुई? Z। तो टोटल कितने बॉन्ड बने हैं भाई? एक बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है Z, तो टोटल 2 बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? 2 बॉन्ड बनने में एनर्जी टोटल रिलीज हुई 2Z। So in the first step of the reaction we have to provide the energy to the molecules so that they becomes the atoms. That energy is called the activation energy. Without activation energy molecules reactant never take the part in the chemical reaction. Activation energy has to be the compensate. Activation energy has to the provide, we have to provide to the molecules so that they can take the part in the chemical reaction. Without providing activation energy chemical reaction is not possible. Just you have completed the thermochemistry. वहां पे आपको हमने समझाया भी होगा कि फर्स्ट स्टेप में एनर्जी दी जाती है, सेकेंड स्टेप में जब HBr बना बेटा तो सेकेंड स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? एक HBr बॉन्ड बनने में Z एनर्जी रिलीज हुई, तो 2 HBr बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? 2Z। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लो जो एनर्जी मैंने दी है वो है 1000 और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो है -100। जो एनर्जी दी 1000 यूनिट और जो एनर्जी रिलीज हुई -100, दिया ज्यादा मिला कम। क्या मतलब? आपने मुझे 1000 रुपए दिए और मैंने आपको 100 रुपए वापस कर दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा 900 रुपए है वो किसकी पॉकेट में है? मेरी पॉकेट में है ना,
भाई आपने मुझे 1,000 रुपए दिए और मैंने आपको कितने रुपए वापस कर दिए? 100 रुपए वापस कर दिया। अब वो एक्स्ट्रा 900 रुपए मेरी पॉकेट में मनी कंटेंट बढ़ गया। अब एनर्जी के बारे में सोचो। आपने मुझे, मैं सिस्टम हूं, आपने मुझे 1000 रुपीज एनर्जी दी, आपने मुझे 1000 यूनिट एनर्जी दी और मैंने आपको 100 यूनिट वापस कर दी। तो 900 यूनिट वो एनर्जी कहां गई? वो तो मेरे पास आ गई ना, मेरी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी मेरी पॉकेट के अंदर गई, एनर्जी मेरे अंदर गई, मेरे अंदर समा गई। इसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन? व्हेन एनर्जी मूव इनसाइड द सिस्टम। हमने दी ज्यादा, 1000 दी, सिस्टम को कितनी दी? 1000 दी, सिस्टम ने कितनी रिलीज करी? -100 रिलीज करी। तो 900 यूनिट एनर्जी कहां गई? 900 यूनिट एनर्जी तो सिस्टम के पास ही होगी ना। तो सिस्टम की एनर्जी 900 यूनिट से बढ़ गई, पॉजिटिव बढ़ गई। तो एनर्जी, नेट एनर्जी मूव इनसाइड द सिस्टम। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक, जहां पे हम देते ज्यादा है, रिलीज कम होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, नेम इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एनर्जी मूव इनसाइड द सिस्टम। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ होता बेटा कि मैंने सिस्टम को एनर्जी दी 100 और रिलीज हुई 1000, आपने मुझे 100 रुपए दिए और मैंने आपको 1000 रुपए वापस कर दिए, तो मेरी जेब से 900 रुपए चले गए। वो 900 रुपए मेरे लॉस हो गए, मेरे लिए नेगेटिव। भाई जो आप मुझे दे रहे हो वो मेरे लिए पॉजिटिव, जो मैं आपको दे रहा हूं वो मेरे लिए नेगेटिव। तो आपने मुझे 100 रुपए दिए, मेरे लिए पॉजिटिव, लेकिन मैंने आपको 1000 रुपए वापस दे दिए, तो 1000 रुपए नेगेटिव। तो नेट कितना गया मेरी जेब से? -900, मतलब वो चला गया, मेरा लॉस है इसलिए माइनस। तो हमने सिस्टम को 100 एनर्जी दी, सिस्टम ने 1000 एनर्जी रिलीज कर दी, तो वो 900 एक्स्ट्रा यूनिट जो आपके पास आई, आपने सिस्टम को 100 दिया, सिस्टम ने आपको 1000 वापस कर दिया। 900 जो एक्स्ट्रा आया आपके पास, वो कहां से आया? वो आपके पास आया सिस्टम के अंदर से। तो आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने आपको 1000 रुपए वापस कर दिए, मेरे 100 रुपए, मेरे 900 रुपए मेरी पॉकेट से बाहर चले गए। मैं सिस्टम हूं, पैसा मेरे से बाहर जा रहा है, मैं सिस्टम हूं, मेरे से एनर्जी बाहर चलेगी। आपने मुझे 100 एनर्जी दी, मैंने आपको 1000 रुपए, 1000 एनर्जी वापस दी, तो 900 एनर्जी मेरे से बाहर चलेगी। तो जब एनर्जी सिस्टम के बाहर जाती है, जब किसी प्रोसेस में एनर्जी सिस्टम के बाहर जाती है, उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाम बता रहा है खुद ही, एक्सो मतलब आउटवर्ड, थर्मस, थर्मिक मतलब थर्मल एनर्जी। व्हेन थर्मल एनर्जी मूव आउटसाइड द सिस्टम। आपने दिया कम लेकिन आपको मिल गया ज्यादा। जो आपको ज्यादा मिल गया वो सिस्टम से लॉस हुआ। आपको 900 रुपए मिले तो सिस्टम, मैंने आपको 900 रुपए दिए, मैंने जो दिए वो मेरे लिए नेगेटिव। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ध्यान रखना बेटा, अब एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, वेयर बॉन्ड्स आर ब्रेक। जिसको बॉन्ड ब्रेक करने हैं, आपको बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तभी तो रिएक्शन होगी। मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, आपने बॉन्ड ब्रेक किए, वो एटम बन गए, अब रिएक्शन हो गई। तो पहले आपको उनको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, जो कि कितनी थी? x+y। अब सिस्टम ने बॉन्ड बनाए, बॉन्ड बना के कितनी एनर्जी रिलीज करी? बॉन्ड बना के एनर्जी रिलीज करी है 2z। ठीक है, बॉन्ड बना के कितनी एनर्जी रिलीज करी है? 2z। इफ x+y जो हमने सिस्टम को दी है वो ज्यादा है -2z से, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। दी ज्यादा है, रिलीज हुई कम। और अगर हमने जो दी है x+y वो कम है और जो रिलीज हुई वो ज्यादा रिलीज हुई, तो रिएक्शन कैसी होगी बेटा? एक्सोथर्मिक। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि H2 और Br2 की रिएक्शन कैसे हुई और कैसे वो HBr में कन्वर्ट हुए। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा, दोबारा से समझो बहुत बढ़िया तरीके से। पहले था H2 और Br2, उन्होंने मिलके बनाया HBr। अब इस रिएक्शन में थोड़ा सा कंटेनर में थोड़ा सा HBr भी है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं H2 है, Br2 है और वो मिलके बना रहा है 2HBr। इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसके 0 मोल है, इसमें से 0.1 मोल खत्म हुआ, इसमें से 0.1 मोल खत्म हुआ,
और इसके कितने मोल बन गए? 0.2 मोल बन गए। तो इसका अभी 0.9 मोल होंगे, इसके भी 0.9 मोल होंगे, इसके कितने मोल होंगे? 0.2। आप अभी भी गर्म कर रहे हो, आप अभी भी कंटेनर को गर्म कर रहे हो। जरा मुझे ये बताओ, कंटेनर तो बंद है, एचबीआर तो बाहर नहीं गया, एचबीआर तो अभी भी अंदर है। जरा मुझे बताओ, क्या गारंटी है जो आप एनर्जी दे रहे हो वो H2 और Br2 ही एब्जॉर्ब करे? सोच लो, समझ लो, बताओ। आपने जो एनर्जी दी है, जो आप उसको हीट कर रहे हो, क्या गारंटी है वो H2 और Br2 ही एब्जॉर्ब करे? भाई HBr भी तो उस कंटेनर में है। जब H2 और Br2 के बॉन्ड ब्रेक हुए तो वो मिलके HBr बना सकते हैं। अगर जो हमने एनर्जी दी, अगर वो एनर्जी गलती से एब्जॉर्ब कर ली HBr ने, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जब H2 और Br2 के बॉन्ड ब्रेक हुए थे तो HBr बनने का चांसेस था। अब HBr के बॉन्ड ब्रेक हो गए तो क्या H2 और Br2 बनने के चांसेस नहीं होंगे? सोच लो, पहले क्या था? इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल था, ये तो था ही नहीं। तो जो आपने एनर्जी दी इनिशियली, जो आपने इनिशियल एनर्जी दी, वो तो केवल H2 और Br2 ने एब्जॉर्ब करी, और H2 और Br2 एनर्जी एब्जॉर्ब करके HBr बन गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद, जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी देर के बाद उस कंटेनर में H2 भी है, उस कंटेनर में HBr भी है, उस कंटेनर में Br2 भी है। तो क्या गारंटी है जो आप एनर्जी दे रहे हो वो H2 और Br2 ही एब्जॉर्ब करे? वो HBr भी तो एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर वो एनर्जी H2 और Br2 ने एब्जॉर्ब करी तो वो HBr बनाएंगे, अगर वो एनर्जी H2 और Br2 ने एब्जॉर्ब करी तो वो HBr बनाएंगे। लेकिन अगर वो एनर्जी HBr ने एब्जॉर्ब करी तो वो H2 और Br2 भी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, अब वो रिएक्शन हल्के हल्के बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाने लगी। जैसे H2 और Br2 से मिलके HBr बन रहे थे, एट द सेम टाइम HBr is also present in the same container, so we have the probability of breaking of HBr and again converting back into the H2 and Br2। जैसे H2 और Br2 से HBr बन रहे थे, वैसे ही HBr से H2 और Br2 भी बन सकते हैं। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगी। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, जब भी हम किसी रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में कराते हैं, और रिएक्शन कराने के लिए जो हम हीट देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हीट केवल रिएक्टेंट ही एब्जॉर्ब करे, वो हीट प्रोडक्ट भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर वो हीट रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और अगर वो हीट प्रोडक्ट ने एब्जॉर्ब कर ली तो वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जब रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब करी तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, अब प्रोडक्ट ने एब्जॉर्ब करी तो वो रिएक्टेंट बनाएंगे। इनिशियली, अब बेटा दोबारा सुनना, इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो केवल रिएक्टेंट के पार्टिकल ही प्रेजेंट है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। हल्के 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 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया, रिएक्टेंट के पार्टिकल कम है, तो कम प्रोबेबिलिटी है कि उस एनर्जी को रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करे। हल्के 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 प्रोडक्ट के पार्टिकल का कंसंट्रेशन बढ़ गया, अब उस कंटेनर में ज्यादा प्रोडक्ट के पार्टिकल्स हैं। तो अगर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एनर्जी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करे। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम हो चुके तो वो कम एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो हल्के हल्के क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगा। भाई पहले 1 मोल था, अब मोल 0.9 हो गया, थोड़ी देर के बाद 0.8 हो जाएगा, 0.9 हो गया, 0.9 हो गया, और ये 0.2 हो गया, फिर 0.8 हो गया, कम हो गया, ये 0.8 हो गया, ये 0.4 हो गया, फिर 0.7 हो गया, फिर 0.7 हो गया, ये 0.6 हो गया, फिर 0.6 हो गया, फिर 0.6 हो गया, ये 0.8 हो गया। तो देखो विद द टाइम इनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है।
तो रिएक्टेंट जब कम होंगे तो वो एनर्जी भी तो कम एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोबेबिलिटी कम है, और प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी की वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्लोज कंटेनर में जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा, पहले तो क्या था, केवल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, पहले ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जानी स्टार्ट हुई, अब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाना स्टार्ट हुआ। अभी देखो इस केस में भी, इस केस में क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड अभी कम है। हल्के 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 H2Br2 का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, उनका रेट कम होता जाएगा, HBr का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो बैक डायरेक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये मैंने बताया हुआ है कि पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ओनली RF, यहां पे क्या है RF जो है वो ज्यादा है RB से, और एक टाइम पे क्या हो गया बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, रिवर्सिबल तो रिएक्शन यहां पे भी हो गई थी, यहां पे भी आप रिएक्शन को क्या बोलोगे, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में भी एक ऐसी कंडीशन आ जाए जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, उस कंडीशन को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चली जाती है। जब इक्विलिब्रियम आता है, आप लोग थर्मोडायनेमिक आप करके आए हो तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा S 0 हो जाता है, डेल्टा G 0 हो जाता है। आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा S टोटल पॉजिटिव होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G ऑफ द सिस्टम नेगेटिव होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए ना डेल्टा S पॉजिटिव है और इक्विलिब्रियम के लिए ना डेल्टा G नेगेटिव है, तो भी रिएक्शन होगी हो रही है भाई। क्वेश्चन कितना बड़ा है, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हमें पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा S टोटल पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा G ऑफ द सिस्टम नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो दोनों ही जीरो है। तो जब दोनों जीरो हो गए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो आखिर रिएक्शन हुई क्यों? रिएक्शन केवल इसी कारण से हुई है क्योंकि अब उस कंटेनर में रिएक्टेंट भी है, उस कंटेनर में प्रोडक्ट भी है, और जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो जरूरी नहीं है रिएक्टेंट ही एब्जॉर्ब करे, वो प्रोडक्ट भी एब्जॉर्ब करेगा। जब रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और अगर प्रोडक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसको नहीं रोक पाओगे। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में भी एक स्पेशल कंडीशन आती है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में हुआ है इसीलिए इसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। देखते हैं, इन रिवर्सिबल रिएक्शन a condition arises where the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction or backward reaction. This is called equilibrium state or chemical equilibrium. At equilibrium, concentration of reactant and product become constant with respect to time. क्यों बेटा? क्योंकि जितने रेट से H2 और Br2 कन्वर्ट हो रहा है HBr में, उतने ही रेट से HBr कन्वर्ट हो रहा है H2 और Br2 में। 100 रुपए दिए 100 रुपए लिए, 100 रुपए दिए 100 रुपए लिए, 100 रुपए दिए 100 रुपए लिए, नेट एक्सचेंज जीरो। भाई जितने रेट से मैं पैसे दे रहा हूं उतने ही रेट से पैसे ले रहा हूं, तो मेरे पास मनी कंटेंट तो कांस्टेंट है। भाई दो मॉलिक्यूल H2 और Br2 के टूटे और उन्होंने 4 HBr बनाया, उसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में 4 मॉलिक्यूल HBr के टूटे और उन्होंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 और Br2 की बना दी। दोबारा बोलता हूं बेटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 और Br2 के आपस में टूटे
और उन्होंने 4 HBr बनाया। जितने टाइम में 4 HBr बने उतने ही टाइम में 4 HBr टूट गए, मतलब 2 मॉलिक्यूल इधर से इधर गए तो 4 मॉलिक्यूल इधर से इधर वापस आ गए। जिस रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टेंट का, उसी रेट से फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टेंट का। जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। तो 100 रुपए दिए, 100 रुपए लिए, इक्वल रेट से, तो नेट क्या होगा? 0। तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा बेटा, तो ना ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फर्दर डिक्रीज होगा, ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फर्दर इंक्रीज होगा। तो दोनों का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा आ जाएगा? कांस्टेंट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट with the time. The concentration of reactant not decreases with the time and concentration of product not increases with the time. एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फर्दर डिक्रीज नहीं होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। अब देखते हैं बेटा इसमें रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो देखो बेटा ये ग्राफ बहुत ही सिंपल है। इनिशियली रिएक्टेंट ज्यादा है तो उनका रेट भी ज्यादा होगा, ज्यादा पार्टिकल है, ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हल्के हल्के रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन भी कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म हो रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म हो रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का रेट खत्म हुआ, जैसे जैसे रिएक्टेंट का रेट कम हो रहा है प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है। ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कम होता जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। फॉरवर्ड का रेट कम होगा, बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा, फॉरवर्ड का रेट कम होगा, बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा, फॉरवर्ड का रेट कम हुआ, बैकवर्ड का रेट बढ़ गया और एक टाइम पे जाके वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। एक टाइम पे जाके वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट के बाद, इस टाइम के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, या फिर इस टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। याद रखना बेटा ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा ऐसे ही आएगा। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा ऐसे ही आता है। क्या होता है ये? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन भी कम होता जा रहा है। हल्के हल्के प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, उसको क्या बोलते हैं? उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा ऐसे ही आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। दोबारा बोलता हूं बेटा, रेट और टाइम का ग्राफ ऐसा ही आने वाला है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना पड़ जाए तो वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है और साथ में जो डाटा गिवन है उस पे भी डिपेंड करता है। मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ चेंज हो सकता है, रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज होगा, विद द डाटा दे चेंज। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ डिफरेंट होते हैं, लेकिन रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ वो ही होता है इकलौता जो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, अब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का देखते हैं बेटा। देखो 1 मोल है मेरे पास रिएक्टेंट का, ऑब्वियसली ये 0 होगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 40%। तो जब इक्विलिब्रियम आया तो 1 मोल में से, जब इक्विलिब्रियम आया तो 1 मोल में से 0.4 मोल खत्म हो गया। कितना बना? यहां पे बचा 0.6,
यहां पे कितना बना 0.4। तो देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियली कितना था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियली 1 था, 1 से कम होना स्टार्ट हुआ और कहां पे जाके फिक्स हो गया, 1 से कम होना स्टार्ट हुआ और 0.6 पे जाके, 0.6 पे जाके अब कांस्टेंट हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली कितना था 0, विद द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है और 0.4 पे जाके वो कांस्टेंट हो गया। इक्विलिब्रियम आने पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट के बाद करीब करीब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, तो आप इसको बोल सकते हो टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। एक ग्राफ ये आया। अब मैं मानता हूं फिर से 1 मोल है और इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है, तो 1 में से 50% 0.5 खत्म हुआ, कितना बचा बेटा 0.5 मोल बचा। एक रिएक्टेंट एक प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट, तो 0.5 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोवाइड 0.5 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 1 और इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है 0। विद द टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड विद द टाइम द कंसंट, अच्छा ये बेटा रेट लिखा हुआ है गलती से यहां पे, ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है, शायद पीछे वाले में भी देख लेते हैं, यहां पे भी रेट लिखा हुआ है लेकिन ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है। विद द टाइम जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था 1 से जाके 0.5 पे कांस्टेंट हो गया, 1 से जाके 0.5 पे कांस्टेंट हो गया। प्रोडक्ट ने 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट किया और प्रोडक्ट भी 0 से 0.5 पे जाके कांस्टेंट हो गया। तो जब उन दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, ये हो गया टाइम फॉर इक्विलिब्रियम। ये मत सोचना बेटा ये तो रेट की तरह आ गया, आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। देखो अगला ग्राफ दिखाऊंगा उसमें चेंज हो जाएगा। इस बार 1 मोल है, 0 मोल है, इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 60%, 0.6। तो 1 में से 0.6 खत्म हो गया, कितना बचा 0.4। 1 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, तो 0.6 मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोवाइड 0.6 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो इनिशियली रिएक्टेंट का मोल था 1, कम होना स्टार्ट हुआ, कम होता जा रहा है विद द टाइम। इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था 0, वो बढ़ता जा रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और 0.4 पे जाके वो कांस्टेंट हो गया। प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ बढ़ के वो कहां पे पहुंच गया 0.6 पे, 0.6 पे जाके 0.6 पे जाके वो कांस्टेंट हो गया। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और 0.6 पे जाके वो करीब करीब इस पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गए। तो ये हो गया टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम, ये आ गया टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। अब कुछ रियल रिएक्शन को समझते हैं। सपोज करो H2 है हमारे पास 4 मोल और Cl2 है 2 मोल और ये है इनिशियली 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है 50% ऑफ HCl, मतलब जब इक्विलिब्रियम आया तो HCl का 50% खत्म हो गया। तो HCl का 50% मतलब 2 में से 1 मोल खत्म हो गया, बचा कितना 1। एक Cl2 के लिए एक ही तो हाइड्रोजन चाहिए, दिए कितने हैं 4, तो 4 में से 1 खत्म हो गया, कितने बचे 2। एक H2 और एक Cl2 मिलके 2 HCl बनाते हैं, तो एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का जब रिएक्शन करेंगे तो कितने HCl बने 2। तो देखो बेटा जब इक्विलिब्रियम आ गया तो H2 के मोल कितने हैं 3, Cl2 के मोल कितने हैं 1 और HCl के मोल कितने बन गए 2। इनिशियली Cl2 का कंसंट्रेशन कितना था 1, HCl का कंसंट्रेशन कितना था 4 और ओके इनिशियली Cl2 का कंसंट्रेशन 2, सॉरी मैंने 1 लिख दिया था। HCl का कंसंट्रेशन Cl2 का कंसंट्रेशन कितना है 2, H2 का कंसंट्रेशन कितना है 4 और HCl का कंसंट्रेशन कितना है 0। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो H2 का कंसंट्रेशन 4 से कम होके कितना हो गया 3, तो H2 ने 4 से कम होना स्टार्ट किया और 3 पे जाके कांस्टेंट हो गया।
Cl2 का कंसंट्रेशन इनिशियली था 2 और 1 पे जाके कांस्टेंट हो गया, तो Cl2 ने 2 से कंज्यूम होना स्टार्ट हुआ और 1 पे जाके कांस्टेंट हो गया। इनिशियली HCl का कंसंट्रेशन कितना था 0, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आया तो 2 पे जाके कांस्टेंट हो गया, तो HCl ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया और 2 पे जाके कांस्टेंट हो गया। ये है अपने पास HCl के लिए ग्राफ, ये है अपने पास Cl2 के लिए ग्राफ और ये है अपने पास H2 के लिए ग्राफ। लेकिन बेटा ये फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, ये ग्राफ मैं बना रहा हूं ये कोई फिक्स नहीं है। आप अगली बार यहां पे डाटा चेंज कर दो, यहां पे चेंज कर दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज कर दो, तो ये ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये कोई ग्राफ फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपको रिएक्शन क्या दे रखी है, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दे रखे है, इस चीज पे ये डिपेंड करता है। इसके बाद देखते हैं एक और रिएक्शन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब मैं मानता हूं कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है 4 मोल, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है 6 मोल, इसका इनिशियली 0 है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेता हूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 50% ऑफ H2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 50% ऑफ H2, फ्रैक्शन में दे रखा है, अगर परसेंटेज में आप निकालोगे तो ये 50% आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, परसेंटेज। तो हाइड्रोजन कितना था, 6 था, हाइड्रोजन कितना था 6, उसमें से कितना खत्म हुआ 50%, मतलब 6 में से 50% खत्म हुआ, 3 खत्म हो गया, बचे कितने, 3 मोल बच गए। भाई हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हुए जरा सोचो, 3 मोल, 3 मोल से रिएक्शन करने के लिए नाइट्रोजन का कितना मोल चाहिए, 1 मोल। भाई 3 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है, तो नाइट्रोजन के टोटल मोल कितने हैं, 4, 4 में से 1 मोल नाइट्रोजन ने रिएक्शन कर ली, कितने मोल बचे, 3। हाइड्रोजन के मोल 6 में से 3 खत्म हो गए, 3 बचे। नाइट्रोजन के मोल 4 में से 1 खत्म हो गया, 2 बचे। अब आप देखो, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2NH3 बनाता है, यहां पे भी कितना कंज्यूम हुआ देखो, एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी, कितना NH3 बनेगा, 2 मोल। तो H2 का कंसंट्रेशन कितना है इनिशियली 6, N2 का कंसंट्रेशन कितना है 4 और NH3 का कंसंट्रेशन कितना है 0। अब हाइड्रोजन का सोचना, हाइड्रोजन ने 6 से स्टार्ट किया और कहां पे जाके कांस्टेंट हुआ, 3 पे, तो 6 से हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ और 3 पे जाके कांस्टेंट हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि कितने मोल पे जाके कांस्टेंट हुआ, 3 पे। नाइट्रोजन ने 4 से कम होना स्टार्ट किया, नाइट्रोजन ने 4 से कम होना स्टार्ट किया और कहां पे जाके कांस्टेंट हुआ, 3 पे। मतलब इस बार बाई चांस वाली बात है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए फाइनली रिएक्शन मर्ज हो गई। अमोनिया ने कितने से स्टार्ट करना शुरू किया, 0 से स्टार्ट करना शुरू किया और कहां पे कांस्टेंट हुआ, 0 से स्टार्ट करना शुरू किया और कहां पे जाके कांस्टेंट हुआ, 2 पे। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है नीचे वाली, ये किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। मतलब बेटा मैं आपको एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं, इतने सारे ग्राफ के माध्यम से मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के जो ग्राफ होंगे वो हमेशा फिक्स नहीं होते हैं। कंसंट्रेशन टाइम के जो और टाइम के जो ग्राफ होंगे वो डिपेंड करते हैं कि रिएक्शन क्या दे रखी है, उस रिएक्शन में डाटा क्या दे रखा है और साथ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दे रखी है, उसके हिसाब से हर बार ग्राफ चेंज हो जाएगा। कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, लेकिन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ चेंज हो सकते हैं। इसके बाद देखो बेटा, अब इस रिएक्शन को मैंने उल्टा लिख दिया। अच्छा कोई और डाटा ले लेते हैं, या आप अपने आप ट्राई करना, मैं कुछ भी लिख देता हूं यहां पे, आप भी कुछ भी लेके ट्राई कर सकते हो। इस बार सपोज करो ये 6 है और ये 10 है, ये 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द degree of dissociation is the
60% ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपको बस थोड़ा सा हेल्प करूंगा। 10 में से 6 खत्म हो गए, कितना बचा? 5। 3 के लिए 1 चाहिए, तो 6 के लिए कितने चाहिए होंगे? 2। भाई 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, तो 6 हाइड्रोजन 2 से रिएक्शन करेंगे, तो 6 में से 2 खत्म हो गए, कितने बचे? 4। अरे यार यहां पे भी एक जैसा ही आ गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है, ताकि डाटा थोड़ा सा रिपीटेड ना लगे। कहां गया है? तो यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको ले लेता हूं 7। इसके इनिशियली 7 मोल है। भाई 6 में से 10 हाइड्रोजन थे, 10 में से 6 की रिएक्शन होगी, 4 बचे। यहां पे 7 में से 2 की रिएक्शन होगी, कितना बचा? 5। अब एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 अमोनिया बनाता है, तो 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कितना अमोनिया बनाएगा? 4। तो इस बार बेटा ग्राफ ड्रॉ करना। इस बार आपको पता चलेगा ये ग्राफ डिफरेंट आ गया, इस बार आपको पता चलेगा ये ग्राफ डिफरेंट आ गया। जैसे जैसे आप डाटा चेंज करोगे, रिएक्शन चेंज करोगे, आपको पता चलेगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ डिफरेंट आता है, लेकिन रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ सेम ही रहेगा। इसके बाद चलते हैं बेटा अपने अगले उस पे। हमारे पास फिर अगला आता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बार बेटा आपने फिजिकल प्रोसेस समझ लिया, फिजिकल रिवर्सिबल समझ लिया, फिजिकल इक्विलिब्रियम समझ लिया, केमिकल इरिवर्सिबल समझ लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम समझ लिया। अब हमारे पास जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे वो इक्विलिब्रियम के लिए डिस्कस करेंगे। मतलब अब इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी समझेंगे, वो हम ये मान के समझेंगे कि रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं बेटा, इसको समझते हैं। बहुत सिंपल सा है, जब सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही स्टेट में हों। भाई जब सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही स्टेट में होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे ये देखो बेटा, N2 प्लस 3H2, ऐसे लिखता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्रोवाइड 2NH3 गैस। बेटा देखो सारे गैसेस स्टेट में है, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? ये रिएक्शन हो गई अपनी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। NO गैस 2NO गैस प्लस O2 गैस प्रोवाइडिंग 2NO2 गैस। यहां पे भी अब देखो सारे गैसेस स्टेट में, तो ये रिएक्शन भी कैसी होगी? एक्वस, वो सॉरी होमोजीनियस होगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम है। नेक्स्ट CH3 COO C2H5 ester in aqueous state react with the water which is itself the aqueous to give CH3COOH aqueous plus C2H5OH aqueous। अब आप देखो बेटा इसमें सबकी फिजिकल स्टेट सेम ही है, सारे के सारे एक्वस स्टेट में। तो जब उनकी फिजिकल स्टेट सेम हो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हेट्रोजीनियस, ऑब्वियसली यहां पे जो उनकी फिजिकल स्टेट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे CaCO3 सॉलिड इज इन द इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड एंड CO2 गैस। बेटा देखो डिफरेंट स्टेट में है, यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनकी स्टेट डिफरेंट है, ठीक है। S सॉलिड प्लस O2 गैस इफ इट इज इन द इक्विलिब्रियम विद द SO2 गैस, तो ये रिएक्शन बेटा कैसी हो जाएगी? ये रिएक्शन भी अपने पास कैसी हो जाएगी? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी ना किसी की फिजिकल स्टेट चेंज है। अगर इस रिएक्शन को सोचें, वैसा ऐसे इक्विलिब्रियम जनरली ये वाला होता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, सपोज करो इफ इट इज इन द इक्विलिब्रियम विद द H2O लिक्विड, तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जो वाटर है वो एक डिफरेंट लिक्विड स्टेट में आया, तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की क्या क्या खासियत होंगी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टियां हो सकती हैं। फर्स्ट है इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या बेटा जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो तो क्या रिएक्शन नहीं हो रही है?
रिएक्शन रुक गई। तो आप बोलोगे सर रिएक्शन अभी हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो एक ही रेट से कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन रुक गई है, लेकिन रिएक्शन अभी भी रुकी नहीं है, बल्कि अभी भी वो सिमिलर रेट से चल रही है। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये कोई रुका हुआ नहीं है, ये अभी भी चल रहा है। इट इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। इट appears that reaction has been stopped, but it is not true. रिएक्शन रुकी हुई नहीं है, रिएक्शन अभी भी लगातार हो रही है। तो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड इन द क्लोज कंटेनर। मतलब इसका मतलब क्या बेटा, जैसे मैंने एक बार क्या किया, 2HBr लिया, उसको हीट किया, और एक बार मैंने H2 प्लस Br2 लिया, उसको हीट किया। तो जब मैंने इसको हीट किया था तो ये क्या बना, ये बना H2 और Br2 में कन्वर्ट हुआ, और जब इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हुआ 2HBr में। लेकिन देखो दोनों का इक्विलिब्रियम तो सेम ही है भाई, जो इक्विलिब्रियम यहां पे प्रेजेंट है वही इक्विलिब्रियम यहां पे प्रेजेंट है। चाहे तो हम उसको रिएक्टेंट की साइड से स्टार्ट कर ले, चाहे तो उसको प्रोडक्ट की साइड से स्टार्ट करें। मतलब आप ये मत सोचना कि सर ने बताया है N2 प्लस 3H2 प्रोवाइड द 2NH3, यही इक्विलिब्रियम होगा, N2 और H2 से ही इक्विलिब्रियम बनाया जा सकता है। नहीं, अगर आप NH3 को लेके स्टार्ट करोगे तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंडेड बाय आइदर ऑफ द साइड। आप लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। इक्विलिब्रियम को दोनों साइड से पाया जा सकता है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट विद द टाइम। ये हमने देख लिया है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फर्दर डिक्रीज नहीं होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑल द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, आपने अभी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑल द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक मोल्स, कंसंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, कलर एक्सेट्रा बिकम कांस्टेंट विद द टाइम। मतलब एक बार अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो इनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। दोबारा बोलता हूं, अगर बेटा एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम, वो चेंज नहीं होगी। कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, डेंसिटी, कलर, ये सारे के सारे सेम हो जाते हैं, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही इजी है, आपको बहुत सारे बच्चों को आइडिया भी होता है। जो कैटलिस्ट होता है बेटा, कैटलिस्ट क्या करता है, वो इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं डालता, इक्विलिब्रियम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट क्या कर सकता है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन का रेट कम कर देगा। अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, भैया आप तेजी से चल रहे हो अपने गांव जल्दी पहुंच जाओगे। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन को स्लो कर देगा, भाई आप स्लो चल रहे हो तो अपने गंतव्य स्थान पे, अपने गांव थोड़ा देर से पहुंचोगे। देखो इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैन अल्टर, कैटलिस्ट केवल चेंज कर सकता है टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम, नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट केबल 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 टाइम को चेंज कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं बेटा, कल से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे जब अपना आगे का थोड़ा सा टॉपिक होगा। इन एनी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सपोज टू बी एस्टैब्लिश व्हेन म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शन अंडरगो, नहीं, केवल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, सेम रेट से होनी चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट बिकम इक्वल, नहीं, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होते रिएक्टेंट के, बल्कि रेट इक्वल होता है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो ऐसा नहीं बोला जाता रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, जब इक्विलिब्रियम आता है तो ये नहीं बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बल्कि ये बात रेट की होती है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन becomes equal to the rate of backward direction,
तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। फिर वेलोसिटी ऑफ म्यूचुअल रिएक्शन बिकम्स इक्वल, ये बात सही है बेटा, वेलोसिटी का मतलब होता है रेट, रेट दोनों का इक्वल हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शन बिकम्स इक्वल, इसका भी कोई भी मतलब नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बेटा सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम, फ्रीजिंग इन ओपन वेसल, ओपन वेसल में कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। ए ओपन वेसल दिखा, खत्म कर दो बात। फ्यू ड्रॉप ऑफ द वाटर प्रेजेंट विद द एयर इन अ बलून, टेम्परेचर ऑफ द बलून इज कांस्टेंट। बलून है हमारे पास, उसके अंदर क्लोज बलून है, उसके अंदर थोड़ा सा एयर है और थोड़ा सा वाटर है। क्योंकि ये एक क्लोज कंटेनर है तो यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, तो इट में बी द आंसर। देखते हैं, बॉइलिंग इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर है, इसको कैंसिल कर दो यहीं पे। ऑल द स्टेटमेंट, भैया ए और सी तो गलत हो गया, तो ये तो हो गई नहीं, तो इसका बेटा आंसर क्या जाता है बी। जो हमारे पास ये बलून है, इसमें फ्यू ड्रॉप है वाटर की, आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो वहां पे वाटर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस टर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। यस, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल तो रिएक्शन में ही तो इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। इन केमिकल रिएक्शन ए इज इन द इक्विलिब्रियम विद बी, ये बेटा साइन नीचे होगा। द सिस्टम विल बी नोन इन द इक्विलिब्रियम व्हेन ए कंप्लीटली चेंज टू द बी, इसका कोई मतलब नहीं है, तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी। 50% ऑफ ए चेंजेस टू द बी नहीं, रेट ऑफ चेंज ए टू बी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बी टू ए बैकवर्ड डायरेक्शन, बोथ द साइड आर द सेम, ये सही है, ये अपना आंसर हो जाएगा डी। ओनली 10% ऑफ ए चेंजेस टू द बी, रॉन्ग। A chemical equilibrium is at equilibrium. A chemical reaction is at equilibrium when reactant are completely transferred into the product. Wrong. The rate of forward and backward reaction are equal. Correct. Formation of product is minimized. कोई मतलब नहीं है इसका. Equal amount of reactant and product are present. Wrong. तो बेटा इसका अपना आंसर होगा बी। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे कंपटीशन से ले रखे हैं जहां पे ये आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब किसी स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये आ चुके हैं। तो हो सकता है आपको एक ही टॉपिक मिले, लेकिन डिफरेंट वे से आपको पूछने का तरीका पता चलेगा, डिफरेंट तरीके से वो पूछे गए। इफ ए सिस्टम is at equilibrium, the rate of forward direction and backward reverse direction is equal, बराबर होंगे। chemical equilibrium is dynamic in nature, equilibrium is maintained rapidly, इसका कोई मतलब नहीं है। the concentration of reactant and product becomes same, concentration का भी मतलब नहीं है, क्योंकि concentration सेम नहीं होता बल्कि रेट सेम होते हैं। the concentration of reactant and product are the constant but it different, ये भी मतलब नहीं है। डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है क्योंकि एक बार इक्विलिब्रियम आने के बाद अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों ही रिएक्शन हो रही हैं, और विद द इक्विलिब्रियम में विद द सेम रेट्स होंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। नेक्स्ट, इन द केमिकल रिएक्शन N2 plus H2 प्रोवाइड द 2NH3 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेट वेदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 and H2 आर रिएक्टिंग। नहीं बेटा, N2 plus 3H2, अगर आप यहां पे मोल्स का रेशो देखो तो मोल्स का रेशो क्या आएगा, मोल्स का रेशो आएगा 1:3:2, और वॉल्यूम का रेशो देखो तो क्या आएगा, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। एवोगैड्रो लॉ, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। तो पहला गलत हो गया, इक्वल मास ऑफ N2 and H2 रिएक्ट, नहीं बेटा, नाइट्रोजन का 1 मोल 28 ग्राम के बराबर होता है और हाइड्रोजन के 3 मोल 6 ग्राम के बराबर होते हैं। यहां पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों का मास इक्वल नहीं है। सी द रिएक्शन हैज स्टॉप, नहीं, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन तो कभी रुकती नहीं, बल्कि ये तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। द सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म एज डिकम्पोज इनटू द नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला बेटा सही हो जाएगा। आपको मैंने बताया था जिस रेट से अमोनिया बन रहा होगा उसी रेट से अमोनिया
टूट भी रहा होगा, इसीलिए ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये डायनामिक होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर अपना हो जाता है बेटा डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ बेटा आज का हमारा ये जो सेशन है ये अपना खत्म करते हैं, और अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। अगले सेशन में क्या करेंगे? अब लॉ ऑफ मास एक्शन को करेंगे, उसमें केसी पढ़ेंगे, केसी की रिलेशनशिप केपी से पढ़ेंगे, केसी और केपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उन सब चीजों को समझेंगे। आज जितना पढ़ा है बेटा उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, कोई भी आप डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। अगली क्लास में मिलते हैं। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट।